साथियों, आप सभी का बीएन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं अर्थात 159वीं जयंती के संबंध में। तो यह जयंती इनकी जो है वो 7 मई 2020 को मनाया गया है। तथा इनके संबंध में और चीज़ें बात करें तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर एक वर्चुअल टूर आयोजित किए जाने की बात करी गई। इस वर्चुअल टूर का नाम होगा गुरुदेव। इस वर्चुअल टूर में रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई जो विभिन्न चीज़ें हैं या जो जानकारियां हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण शख्सियत हैं और इनसे परीक्षा में प्रश्न बनता रहता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जो जन्म है वो 7 मई 1861 में ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ। ये ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता देवेंद्र नाथ टैगोर के पुत्र थे। अब थोड़ा सा यहाँ पर ब्रह्म समाज को थोड़ा देख लें तो ब्रह्म समाज जो है यह 19वीं शताब्दी के बंगाल में एक नया धार्मिक संप्रदाय था जिसने हिंदू धर्म के अंतिम अद्वैतवादी दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था तथा यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन भी था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय पुनर्जागरण के जनक या पिता कहा जाता है, इनके द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जो है ब्रह्म समाज की जो बागडोर है, जिम्मेदारी वो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संभाली गई और ये महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इस ब्रह्म समाज में 1842 में सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा यदि इनके परिवार के अन्य सदस्यों की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम द्विजेंद्र नाथ टैगोर था, ये एक दार्शनिक एवं कवि थे, जबकि इनके अन्य भाई सत्येंद्र नाथ पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें ऑल यूरोपियन इंडियन सिविल सर्विस के लिए नियुक्त किया गया था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे एक तो बहुत फेमस नाम गुरुदेव है, इसके अलावा भी कई नाम थे, जैसे कि इनका भानु सिंह ठाकुर या भोनिता, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वा कवि या बंगाली में विश्वा कवि के नाम से भी इनको जाना जाता था। तथा रविन्द्रनाथ टैगोर एक नीतिज्ञ, कवि, संगीतकार, कलाकार एवं आयुर्वेद शोधकर्ता भी थे। मतलब ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन रहे हैं। तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के जो गीत हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित थे। तथा इसके अलावा इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब इनके नोबेल पुरस्कार को देख लेते हैं किस चीज़ के लिए मिला था। तो इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार जीतने वाले यह पहले गैर यूरोपीय थे। मतलब पहले भारतीय के साथ साथ ये पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि। इस कृति की बाद में कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। इनकी अन्य कृतियों की बात करें तो इसमें काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर इत्यादि प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये नाम याद रखिए, कई बार क्या होता है परीक्षा में पूछ लेता है रचनाएं देकर के ये किसकी रचनाएं हैं या रचनाएं मिलाने के लिए। गीतांजलि सब जानते हैं, तो काबुलीवाला, मास्टर साहब या पोस्ट मास्टर, तो इनके नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का जो राष्ट्रगान है जिसका जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, इन दोनों का राष्ट्रगान लिखा। तो ऐसा करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एकमात्र कवि हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखा है। तथा इसके अलावा जो विश्व भारती स्कूल है इसके संस्थापक भी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अब हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका के संबंध में बात कर लें। तो भूमिका में बात करने से पहले थोड़ा सा गांधी जी और इनके संबंधों को देख लें। तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में काफ़ी कुछ बातें सिमिलर भी थी और बहुत कुछ डिफरेंसेस भी थे। जैसे कि महात्मा गांधी जो थे वो राष्ट्रवाद को प्राथमिकता पर रखते थे, मतलब सबसे ऊपर वो राष्ट्रवाद को रखते थे, फिर उसके बाद अन्य चीज़ों को रखते थे। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए मानवता सबसे ऊपर होती थी, तो ये मानवता को सबसे ऊपर रखते थे, उसके बाद राष्ट्रवाद को रखते थे। इसी प्रकार से कई जगह पे इनकी महात्मा गांधी से मतभिन्नता भी दिखाई पड़ती है। जैसे कि जब असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने की पहल की जाती है, तो ये इसका विरोध भी करते हैं। अब इनसे संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका को अन्य तरह से देख लें तो 16 अक्टूबर 1905 को कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 जब बंगाल का विभाजन किया जाता है,
तो ये रक्षाबंधन उत्सव जो है इनके द्वारा मनाया गया, किस लिए? जिससे कि हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहे। तो इस हिंदू मुस्लिम एकता की पक्षधर थे, इसलिए रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के हाथों में रक्षा बांधते थे। और इस उत्सव ने बंग भंग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। जो बंगाल विभाजन का जो विरोध किया गया, उस आंदोलन का इसने मार्ग प्रशस्त किया। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। और जब बंगाल का विभाजन हो गया, तो बंगाल विभाजन के बाद दोनों तरफ के लोगों के बीच समन्वय बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए इन्होंने बंगलोर जोल नामक एक गीत भी लिखा था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। कब दी थी? तो जब चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि मिलने के मतलब क्या होता है कि लोग अपने नाम के आगे सर लगा सकते थे, तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए थे ये। किंतु 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो इस हत्याकांड के विरोध में इन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी, तथा 7 अगस्त 1947 को कलकत्ता में इनका देहांत हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सुंदरवन के संबंध में। तो सुंदरवन क्यों चर्चा में आया है, तो देख लें इसको। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया है कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या, जो कि वर्ष 2018-19 में 88 थी, वह 2019-20 में बढ़ करके 96 तक पहुंच गई है। इस प्रकार से 8 अंकों की, मतलब 8 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह जो सुंदरवन मैंग्रोव वन है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है कितना, 2585 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीज़न भी शामिल है। और इसमें जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, इसमें 73 बाघ हैं, और जबकि दक्षिण 24 परगना जो डिवीज़न है, इसमें 23 बाघ हैं। तथा यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, यह एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन क्षेत्र है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। पूरे विश्व में और कहीं ऐसा मैंग्रोव वन क्षेत्र नहीं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। तो ये सुंदरवन एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा सुंदरवन के बारे में बात करें, तो सुंदरवन जो है यह भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ एक दलदलीय वन क्षेत्र है, अर्थात मैंग्रोव वन क्षेत्र है। और यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों का कारण यह प्रसिद्ध, और इसी वजह से इसका नाम जो है सुंदरवन है। तथा यहाँ जो मैंग्रोव पाए जाते हैं, भारत में पाए जाने वाले कुल मैंग्रोवों का 60% अकेले जो है यही सुंदरवन में मिलता है। तथा भारतीय क्षेत्र, चूँकि यह दोनों में फैला हुआ भारत और बांग्लादेश में, इसका अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश में है। जो भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरवन को वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तथा यह जो क्षेत्र है, यह 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा का हिस्सा है। तथा इस क्षेत्र में 104 द्वीप हैं। तथा यहाँ पर जीव जंतुओं की लगभग 2487 प्रजातियाँ, अर्थात यहाँ बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। यदि यहाँ पे मुख्य वन्यजीव प्रजातियों की बात करें, तो यहाँ पर सबसे मेन जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, छोटे पंख वाले एशियाई उदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, नेवला और रिशस बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। तथा इसके अलावा 2 चीज़ें और याद रखिएगा, यहाँ के 2 पश्चिम बंगाल के 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो रामसर सूची में शामिल हैं। तो यहाँ का जो पूर्वी कोलकाता वाला क्षेत्र था, पूर्वी कोलकाता रामसर आर्द्रभूमि की सूची में पहले शामिल था, जबकि 2019 में जो सुंदरवन वाला क्षेत्र है, इसको भी रामसर आर्द्रभूमि में शामिल कर लिया गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, वर्तमान में रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या भारत में कितनी है, 37 है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो यह चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में इसलिए आया कि गोवा के मुख्यमंत्री ने नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर की उपस्थिति के बारे में बताते हुए एक तस्वीर ट्वीट की गई ब्लैक पैंथर की। अब ब्लैक पैंथर को थोड़ा सा समझ लें कि ब्लैक पैंथर के बारे में, तो यह किसी भी पैंथरा क्या है, एक मतलब कह सकते हैं समूह है। तो यह किसी भी पैंथरा विशेष रूप से एशिया एवं अफ्रीका में तेंदुए तथा अमेरिका में जगुआर का मेलानिस्टिक रूप है। इसको थोड़ा समझ लें, तो जैसे कि जो भी तेंदुए हैं, जगुआर है, या जो चीता, बाघ, ये सब क्या है, ये पैंथरा ग्रुप में आते हैं, मतलब ये पैंथरा के ही फैमिली के समूह हैं, मतलब सदस्य हैं। तो ये मेलानिस्टिक क्या होता है, तो एक पिगमेंट होता है मेलेनिन,
मेलेनिन जो पिगमेंट होता है ये काले रंग का होता है। जैसे कि हम लोग अब हमारी स्किन में या बालों के कलर में या जो आंखों की जो आइरिस होती है वो जो ब्लैक दिखाई पड़ता है वो मेलानिन जो काले वर्णक होते हैं इनकी वजह से होता है। तो यदि किसी जानवर में ये मेलानिन की उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है तो उसके पूरी बॉडी क्या हो जाती है, काली हो जाती है। तो यही चीज़ इनमें होता है। ये जो एशिया, मेनली एशिया और अफ्रीका में जो तेंदुए मिलते हैं या अमेरिका में जो जगुआर मिलते हैं, ये इनमें जब मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये ब्लैक पैंथर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इन्हीं को तब ब्लैक पैंथर कहा जाता है क्योंकि इनकी पूरी शरीर जो होती है वो पूरी ब्लैक हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो मेलेनिस्टिक है, तो मेलेनिस्टिक का मतलब होता है काले वर्ण को ये संदर्भित करता है। यह त्वचा व बालों में गहरे रंग के पिगमेंट मेलेनिन की वृद्धि के कारण होता है। जब मेलेनिन की वृद्धि होती है तो वो त्वचा या वो स्थान का होता है ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तथा यदि पैंथरा की जो हम बात करें तो पैंथरा क्या होता है, ये फेलिडे परिवार के अंतर्गत एक वर्ग है जिसे वर्ष 1816 में लॉरेंज ओकन ने नामित एवं वर्णित किया, जिन्होंने इस समूह में सभी चित्तीदार बिल्लियों को रखा था। जैसे कि बाघ हो गया, चीता हो गया, तेंदुए हो गए, इनमें चित्तीदार पड़े होते हैं ना, ये सब इसी समूह के अंतर्गत आते हैं। यदि इसका चित्र देखना हो तो ये है आपका ब्लैक पैंथर, इसी को देखा गया है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इस नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो यह पूर्वी गोवा के सुंगुम तालिका में काली नदी के बेसिन में स्थित है। एक चीज़ मेनली याद रखिएगा, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो गोवा में स्थित है। तथा इस अभयारण्य के उत्तर साइड में यदि देखेंगे नॉर्थ में, तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और साउथ में आपका क्या है, कोटी गांव वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तथा नेत्रावली या नेत्रोली जो कि जुआरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका उद्गम जो है इसी अभयारण्य में होता है, नेत्रावली अभयारण्य से होता है। इसलिए इस अभयारण्य का नाम भी क्या है, नेत्रावली अभयारण्य। तो याद रखिएगा, नेत्रावली क्या है, एक नदी भी है जो कि जुआरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तथा यहाँ पाए जाने वाले वन्यजीवों की यदि बात करें तो यहाँ पर ब्लैक पैंथर, विशालकाय गिलहरी, स्लेंडर लोरिस, ग्रेट पाइट हॉर्नबिल्स इत्यादि पाए जाते हैं। तथा जो ये ब्लैक पैंथर है ये आपके साउथ इंडिया में अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो यह पहली बार जो यहाँ देखा गया नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, इसके पहले भी साउथ इंडिया के कई सारे अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में ब्लैक पैंथर को देखा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा गोवा के कुछ जो अन्य संरक्षित या प्रोटेक्टेड क्षेत्र हैं उनको देख लेते हैं। परीक्षा में कई बार पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन गोवा में शामिल हैं। तो इसमें है पहला एक महादेवी वन्यजीव अभयारण्य या गोवा में स्थित है। इसके अलावा आपका बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, मोलन राष्ट्रीय पार्क, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो भी गोवा में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। काराकोरम रेंज में ग्लेशियरों पर मौसमी प्रभाव के संबंध में अध्ययन किया गया है, इसके संबंध में बात करनी है। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान, मतलब इसके अंतर्गत आने वाले संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो कि देहरादून में स्थित है, इसके वैज्ञानिकों द्वारा काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियरों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के अनुसार हाल ही में काराकोरम श्रेणी के 220 से अधिक ग्लेशियरों में ग्लेशियर सर्च की घटना देखने को मिली है। अब प्रश्न उठता है ये ग्लेशियर सर्च क्या होता है, तो ग्लेशियर सर्च को समझ लेते हैं। यह एक अल्पकालिक घटना है जिसमें ग्लेशियर की लंबाई तथा आयतन में वृद्धि देखने को मिलती है। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे कोई ग्लेशियर है तो चूंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि अब हो रहा है कि ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं। तो हो सकता है कुछ वर्षों के बाद ये जो ग्लेशियर इतना बड़ा था वो आपका इसकी साइज़ कुछ छोटी हो जाए। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है। परंतु कुछ ग्लेशियर के साथ क्या होता है कि मान लीजिए ये ग्लेशियर यहाँ पर है, कुछ समय बाद ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा विस्थापित होकर और ये आगे पहुँच जाता है। तो ये जो विस्थापन की घटना है इसी को ग्लेशियर सर्च कहते हैं। तो यही है कि एक अल्पकालिक घटना जिसमें ग्लेशियर की लंबाई तथा आयतन में वृद्धि देखने को मिलती है। इस प्रकार ग्लेशियर सर्च की घटना जो है हिमालय के अधिकांश ग्लेशियरों जिनके आयतन तथा लंबाई में कमी देखी गई है कि विपरीत घटना है। नॉर्मली क्या होता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होता है या जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होता है कि ग्लेशियर वो पिघलते हैं तो उनकी साइज जो लंबाई होती है आयतन वो घटता है। परंतु ग्लेशियर सर्च में क्या होता है कि इनकी लंबाई तथा आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब ये विस्थापित होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो जो ग्लेशियल सर्च है अर्थात ग्लेशियरों को आगे बढ़ने की जो क्रिया है ये एक स्थिर गति से ना होगा कि चक्रीय प्रवाह के रूप में होती है। कभी ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ते हैं, कभी धीरे धीरे बढ़ते हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा अध्ययन जो किया गया है इसके प्रमुख निष्कर्षों को देख लें, क्या निष्कर्ष निकला है। तो पूर्व में ऐसा माना जाता था कि जो ग्लेशियर होते हैं इनकी गति का निर्धारण ग्लेशियर की भौतिक विशेषताओं जैसे कि मोटाई, आकार तथा उस क्षेत्र जहाँ पर ये स्थित होते हैं उस क्षेत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में जो ये अध्ययन किया गया है इसमें वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ग्लेशियरों की गति को न केवल उनकी भौतिक विशेषताएं, मतलब कि जो उनकी मोटाई, आकार और जहाँ पर वो स्थित हैं, उनके अलावा भी कुछ बाह्य कारक भी होते हैं, वो भी बाह्य कारक भी प्रभावित करते हैं। अब बाह्य कारक में क्या आते हैं? बाह्य कारक में जैसे वर्षा की मात्रा, यदि वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो रही है, या पिघला हुआ जल जो है ये भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये भी उन कारकों में है जो कि ग्लेशियर गर्ज की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देते हैं। तथा ये जो वर्षा की मात्रा और पिघला हुआ जल जो है, या ये दोनों जो कारक हैं वो वैश्विक तापन के कारण इनमें वृद्धि देखी जा रही है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, क्या होगा, वर्षा की मात्रा में भी परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी, और जो पिघलना है वह भी ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, ग्लेशियर गर्ज की जो प्रक्रिया है ये ज़्यादा बढ़ेगी। अब यह चिंता का विषय क्यों है? तो चिंता का विषय इसलिए है कि ये जो ग्लेशियर काराकोरम, ये ग्लेशियर जो है काराकोरम के कुल हिमाच्छादित क्षेत्र के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ग्लेशियर सर्ज की घटना से क्या होगा कि जब ये इनका आयतन बढ़ेगा और ये विस्थापित होंगे आगे की तरफ, जब आगे खिसकेंगे तो क्या होगा, जो आगे गांव या सड़क या पुल तथा जो अवसंरचना होंगी वो क्या करेंगे, वो इसके चपेट में आएंगे, मतलब उनका विनाश हो जाएगा। इससे यह भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर ग्लेशियर था, इसके आगे यहाँ पर कोई झील है, अब ये इसमें ग्लेशियर गर्ज की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, ये विस्थापित होकर के आगे जाएगा। तो विस्थापित होकर आगे जाके जब इसके ग्लेशियर जब टूट करके इसमें गिरेंगे झील में, तो क्या होगा, ये पानी यहाँ पर बाढ़ के रूप में आगे बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इस क्षेत्र में बाढ़ की घटना में वृद्धि देखी जा सकती है। अब इस अध्ययन का महत्व क्या है? तो इस अध्ययन का महत्व यह है कि ग्लेशियरों के व्यवहार को समझने तथा बेहतर आपदा प्रबंधन योजना बनाने में मदद करेगा। अब हमें क्या होगा, इस अध्ययन से हमें ग्लेशियर की समझ ज़्यादा होगी कि ग्लेशियर किस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो उसके व्यवहार को समझते हुए ही हम आपदा प्रबंधन की योजना बना सकेंगे, तथा जो भी हमारे संरचना का हम जो विकास कर रहे हैं उनका भी विकास हम उसी के हिसाब से कर सकेंगे। तथा इसके अलावा जो ग्लेशियर सर्च हैं इनकी लगातार निगरानी की जानी चाहिए कि ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा काराकोरम दर्रे को देख लेते हैं। ये काराकोरम जो चोटी है इसको देख लेते हैं। यहाँ पहले मैप में देख लें, ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये काराकोरम हिमालय में ये काराकोरम रेंज है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये पूरा मैप जब देखेंगे तो यहाँ पर 4 रेंज हैं जो कि पैरेलल हैं। ये आपका काराकोरम रेंज है, इसके बाद यहाँ पर आपका लद्दाख रेंज है, और ये जास्कर है, और यहाँ पे नीचे जो है पीर पंजाल रेंज है। तो ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में क्रम लगाने के लिए उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लगाने के लिए पूछ लेता है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे काराकोरम है, फिर आपका लद्दाख है, लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर है, और फिर आपका पीर पंजाल रेंज आता है। अब हम लोग थोड़ा सा काराकोरम रेंज के बारे में और विस्तार से देखें तो काराकोरम जो श्रेणी है, ये काराकोरम और पीर पंजाल जो श्रेणी है, ये हिमालय श्रेणी के उत्तर पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में इनकी अवस्थिति है। और काराकोरम श्रेणी का एक बड़ा हिस्सा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित है, और वैसे भी अभी जो है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। तथा इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 500 किलोमीटर है। तथा इसमें पृथ्वी की कई शीर्ष चोटियाँ, ऊंची चोटियाँ जो है स्थित है। इसमें से जो दुनिया की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, वह काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये काराकोरम श्रेणी में ये यहाँ पर K2 है। तथा यहाँ पर जो जास्कर रेंज है, यहाँ पर आपका नागा पर्वत स्थित है। आगे चलते हैं, आगे इसमें और चीज़ें देखें तो ये दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, पहली कौन सी है, पहली माउंट एवरेस्ट है। तथा हिंदुकुश श्रेणी जो कि काराकोरम श्रेणी का ही विस्तार माना जाता है, वह कहाँ पर स्थित है, वो अफगानिस्तान में स्थित है। और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद काराकोरम में सबसे अधिक ग्लेशियर मिलता है। तथा यहाँ की प्रमुख ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर जो दुनिया के क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े ग्लेशियर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, और तीसरे नंबर पर कौन सा है, बियाफो ग्लेशियर है, वो यहीं इसी सीमा में स्थित हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में। तो यह प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम
के द्वारा 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक वार्षिक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वह थीम है पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। तो यह थीम याद रखिएगा, थीम पूछ सकता है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। अब इस थीम का जो महत्व है या इस थीम को अपनाया क्यों गया है, तो इस थीम के द्वारा मुख्य रूप से पारिस्थितिकी कनेक्टिविटी और पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता पर बल दिया गया है। यह जो थीम है वो ट्रैकिंग तकनीकों पर केंद्रित है। ट्रैकिंग तकनीक क्या होती है, जो दुनिया में प्रवासी पक्षियों के मार्गों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह थीम बनाया गया है। और जो विश्व प्रवासी दिवस है इसकी शुरुआत पहली बार वर्ष 2006 में वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो कन्वेंशन होता है CMS कॉप, इस जो 2006 में हुआ था, यहाँ पर इसको पहली बार विश्व प्रवासी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब ये जो विषय या जो थीम लिया गया पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, इस विषय का महत्व क्या है, तो इस विषय के महत्व को थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्रवासी प्रजातियों के लिए कनेक्टिविटी जो है वो आवश्यक हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में 1 मिलियन प्रजातियां जो हैं पक्षियों की वो कनेक्टिविटी के नुकसान के कारण विलुप्त होने का जोखिम का सामना कर रही हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं, प्रजनन के लिए, भोजन के लिए, इन विभिन्न चीज़ों के लिए प्रवास करते हैं। अब ये एक पर्टिकुलर रास्ते से ही आते जाते हैं और बहुत दूर से, कई सारे क्या है साइबेरियन से आते हैं, मतलब 15-15 हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस ये लोग कवर कर लेते हैं। तो यदि इनके रास्तों में कोई अवरोध होगा तो क्या होगा, इनका जीवन ही उससे इफेक्ट होगा। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि इनके विलुप्ति का जो है जोखिम उत्पन्न हो गया है। और जो प्रवासी पक्षी हैं ये विभिन्न क्षेत्रों और देशों को जोड़ते हैं और इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन देशों या क्षेत्रों के बीच सहयोग आवश्यक है, तभी इनकी प्रजातियों को बचाया जा सकता है। जब पक्षी प्रवास करते हैं तो वे अपने रास्तों के साथ कुछ आवासों पर भी निर्भर होते हैं। मतलब बीच में जहाँ पर ये प्रजनन करते हैं या जहाँ भोजन की तलाश में जाते हैं तो उन आवासों पर ये निर्भर करते हैं। मतलब एक प्रकार से ये एक जगह आवास बना के नहीं रहते, बल्कि ये अपने साल भर की जो इनकी प्रक्रिया होती है इसमें प्रजनन के लिए या भोजन के लिए अपना आवास चेंज करते रहते हैं। कुछ देशों में शहरीकरण, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग आदि के कारण इनके मार्ग क्या हो रहे हैं, खोते जा रहे हैं। तथा इसके अलावा मानव निर्मित संरचनाएं विशेष रूप से रात में प्रवासी पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियों के लिए बहुत खतरा पैदा करती हैं। जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, जैसे कि रात में जो बहुत ज़्यादा लाइट जलने पर भी क्या होता है, ये अपने रास्ते से, कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो रास्ते से भटक जाते हैं। इसके अलावा कांच जैसी परावर्तनशील सामग्रियों से बनी संरचनाएं कई प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण भी बनती क्या होती है, क्योंकि उससे ये दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसके अलावा इमारतों के अलावा पवन टरबाइन जो होते हैं वो भी पक्षियों के लिए बहुत खतरा उत्पन्न करते हैं। तथा अब थोड़ा सा इनके संबंध में जो संरक्षण के लिए पहल की गई उसके बारे में देख लें। तो प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन, जिसको CMS कहते हैं, इसका इंग्लिश में पूरा नाम है द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसी को शॉर्ट में कहते हैं CMS। तो यूनेप अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह जो CMS है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे वान कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रवासी जीवों से संबंधित है। CMS का जो उद्देश्य है वो थलीय, समुद्री तथा उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। इस संधि पर 1979 में जर्मनी के वान में हस्ताक्षर हुआ, इसलिए इसे वान कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और यह संधि जो है प्रभावी कब से हुई, तो 1983 से हस्ताक्षर होते हैं 1979 में, और यह संधि प्रभावी कब से होती है, 1983 से। तथा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो CMS का जो COP13 हो रहा है इस बार 2020 में, इसका आयोजन फरवरी 2020 में भारत के गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि इसका आयोजन भारत में हुआ है और यह पहली बार भारत में हो रहा है। और भारत को अगले 3 वर्षों के लिए इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। तथा इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो शुभंकर था वो क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शुभंकर बनाया गया था। और जो थीम थी वह है माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।